अकबर के बगीचे का रहस्य। अकबर के शहर के बीचों बीच एक विशाल और सुसज्जित बगीचा था। उस बगीचे की शोभा दूर दूर तक फैली रहती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, घास पर चमकती ओस, नन्हे नन्हे फव्वारे और पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी सब मिलकर उस बगीचे को किसी कहानी की तरह बनाते थे। कहते हैं कि खुद बादशाह अकबर को उस बगीचे में चहलकदमी करना और हवादारी का आनंद लेना बहुत भाता था। वह वहां अक्सर अपने दरबारियों से दूर बैठकर सोचते और वहीं बीचों बीच बीरबल से बातें करते। उन हल्की फुल्की बातों में भी सच्चे किस्से और सीख छिपे रहते थे। एक सर्दियों की सुबह थी जब अकबर ने बगीचे में एक अजीब सी हलचल देखी। फूलों के बीच कुछ पत्ते ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे किसी ने जल्दी जल्दी वहां से भागते हुए कोई चीज गिरा दी हो। फव्वारे की दिशा में छोटे छोटे पदचिन्ह भी दिखाई दिए। अकबर अचरज में पड़ गए। बगीचे के प्रमुख को बुलाया गया, जिसका नाम रफीक था। रफीक ने घबराते हुए कहा कि उसे कुछ भी अज्ञात लगा। उसने बताया कि पिछले रात किसी ने बगीचे के एक हिस्से में दरवाजे के पास मिट्टी खोदी और कुछ रखा भी गया था। यह सुनकर अकबर को बेचैनी हुई। किसी अजनबी ने हमसे बेइज्जती करने की कोशिश की है, कुछ दरबारी बोला। शायद चोरी का प्रयास हुआ हो। अकबर ने अपनी फौज और रक्षक भेजने के बजाय बीरबल को बुलाया। बीरबल भी चतुर और समझदार था। हर प्रश्न का हल उसे किसी न किसी पेचीदा तरीके से मिल जाता था। बीरबल ने बगीचे का ध्यान से निरीक्षण किया। पेड़ों के तने पर खरोंच, मिट्टी की बनावट, पत्तों पर पड़े दाग, सब कुछ उसके तेज नजर से नहीं बचा। वह मुस्कुराया और बोला, हिंदुस्तान का कोई भी भला बागोद्यान इतना सरल नहीं होता कि उसमें रहस्यों की कमी हो। साहब, यह बगीचा हमेशा से राज की तरह कुछ कहता रहा है। अकबर ने पूछा, बताओ तो बीरबल, क्या यही कोई साधारण चोरी है या कुछ और? बीरबल ने कहा, सरकार, यह चोरी नहीं, यह किसी संदेश का इंतजाम है। यह सुनकर वहां खड़े लोग हंसे। संदेश? क्या कोई बगीचे में संदेश छोड़ कर जाएगा? पर बीरबल की आंखों में गंभीरता थी और अकबर ने उसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने आज्ञा दी कि बगीचे के हर हिस्से की गहन जांच हो और रात को बगीचे में पहरा बढ़ा दिया जाए। 2 दिन बीत गए। रातों में नौकर और चौकीदार लगे रहते, पर हर बार सुबह कुछ न कुछ नया मिल ही जाता। कभी फूलों के बीच एक मोती सा चमकता हुआ मिला, कभी किसी तख्ते के नीचे एक बीचा हुआ कागज। कागज पर कुछ चिन्ह बने होते, एक वृक्ष, एक पानी की, और कभी कभी एक पुराना चिन्ह जो अकबर ने भी पहले न देखा था। यह चिन्ह देखकर दरबारी उलझन में पड़ जाते, किसने बनवाए ये चिन्ह और किस मकसद से? बीरबल ने कहा, सरकार, यह संकेत किसी पुराने रहस्य की ओर इशारा करते हैं। मुझे लगता है कि यह बगीचा केवल फूलों का नहीं, इतिहास और खजाने का भी रखवाला है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने पूछा, खजाना? क्या तुम पक्का कह रहे हो? बीरबल ने उत्सुकता से कहा, निश्चित नहीं, पर संकेतों का अनुकरण करके कुछ अजब सामने आ सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम ही इन संकेतों का अर्थ निकलवाओ। बीरबल ने शांति से पहला संकेत पढ़ा, वृक्ष। वह बगीचे के पुराने पीपल के पेड़ की ओर गया, जो कि बगीचे के मध्य में खड़ा था और जिसकी शाखाएं आसमान को चूमती थीं। वह पेड़ सदियों से वही था, उससे जुड़ी कई कहानियां दरबारी सुनाया करते थे। बीरबल ने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हल्की उबड़-खाबड़ थी। उसने धीरे से मिट्टी खोदी और वहां एक छोटा सा लोहे का बक्सा निकला। बक्से के भीतर एक किताब और एक पत्थर की टिक्की थी, जिस पर वही अजीब सा चिन्ह उकेरा हुआ था। किताब पुरानी और जर्जर थी, पर बीरबल ने उसे खोलकर पढ़ा। किताब में लिखा था, जो खोजेगा बगीचे का हृदय, उसे मिलेगा समय से परे का द्वार। जानो कि हर कदम एक कहानी है, हर कहानी में एक कुंजी है। बीरबल की आंखें चमक उठीं।
यह फकत एक किताब नहीं, एक पहेली थी। उसने अगले संकेत की तलाश शुरू की। दूसरी रात एक संकेत पानी की ओर दिखा। फव्वारे के पास एक पथरीली परत में कुछ अलगसा लगा हुआ था। उस पर वही चिन्ह और कुछ अक्षर कामल्ले लिखे थे। बीरबल ने फव्वारे के पानी को छुआ और महसूस किया कि पानी की धारा सामान्य से तेज थी, पर इसके नीचे कुछ छुपा रखा गया था। उसने फव्वारे के नजदीक के पत्थरों को हटाया और वहां एक छोटा सा दर्पण निकला। दर्पण के पीछे एक कागज लिपटा था जिस पर लिखा था, दर्पण दिखाता है पर सच को बहकाता नहीं। घावों से मत डरो, घावों के पीछे ही किस्मत का चिन्ह है। अब बीरबल को यकीन हो गया कि यह किसी प्राचीन व्यवस्था की निशानी है। ऐसा कोई शौक या खेल नहीं, पर कोई जिन्होंने इसे छुपाया था, उन्होंने गहराई से सोचा था। उसने बगीचे के हर कोने की पड़ताल शुरू की। वह दरबारी, गुलाम और माली से मिलकर उनकी बातों से संकेतों की तार जोड़ने लगा। धीरे धीरे एक कहानी बनती चली गई। बहुत पहले, जब अकबर के पूर्वजों का शासन था, तब उस बगीचे में एक राजकुमार और उसकी प्रेमिका रहते थे। दोनों ने कुछ ऐसा देखा था जो राज्य के लिए खतरनाक था, और उन्होंने किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए इसे छुपा दिया था। पर समय के साथ यह सब इतिहास का हिस्सा बन गया और राज की फाइलों से भी गायब हो गया। पर कौन जानता था कि उन निशानों को समझने वाला कोई फिर से आएगा। कई दिनों तक संकेत मिलते रहे। हर बार कोई नया सुराग मिलता और बीरबल उसे जोड़ता। एक कड़ी ने उसे बगीचे के पहरेदार के पुराने परिवार की ओर इशारा किया। पुराना चौकीदार अब बूढ़ा हो चुका था। उसका नाम मियां जाफर था। बीरबल ने उससे मुलाकात की। मियां जाफर की आंखों में कोई दर्द छिपा था, पर वह बोला, साहब, मेरे बूढ़े हाथ और यादें दोनों समझौते करके चलती हैं। पर मैंने सुना है कि बगीचे में कुछ पुराना और अहम छुपा हुआ है। मेरी दादा कहानियां सुनाया करते थे कि हमारे पूर्वजों ने राज के समय में एक रहस्य की रखवाली की थी, पर आज के जमाने में कौन किस पर भरोसा करेगा। बीरबल ने पूछा, तो क्या तुम्हारे खून में वह कहानी है? बताओ, क्या तुम जानते हो कि कहाँ रखा गया है? मियां जाफर ने सिर हिलाया। नहीं, पर दास्तां कहती है कि जो कुछ भी छुपा गया था, उसे केवल वही खोज सकता है जिसे बगीचा खुद बुला ले। यह सुनकर अकबर भी अचंभे में पड़ गया। बगीचा खुद? उसने कहा। यह कैसी बात है? बीरबल ने गंभीरता से कहा। शायद इसका मतलब यह है कि बगीचे के संकेत प्रकृति में बिखरे हुए हैं, पेड़, पानी, पत्थर, और इन्हीं को जोड़ने से कोई मार्ग मिलता है। बीरबल ने अगले दिन बगीचे में एक बड़ा चक्र बनाया। वह उन स्थानों पर गया जहां संकेत मिले थे, और हर जगह उसने ध्यान से खुशबू, मिट्टी की बनावट और हवा की दिशा को नापा। वह एक तरह की नजर से बगीचे को पढ़ रहा था, मानो वह कोई पुराना नक्शा पढ़ रहा हो। धीरे धीरे उसे एक दिशा दिखाई देने लगी। वह दिशा एक बड़े पुराने कमल के तालाब की ओर ले जाती थी, जो बगीचे के पश्चिमी कोने में था। उस तालाब की गहराई सामान्य से ज्यादा थी, और उसके किनारे पर कुछ अनचाहे पेड़झाड़ लगाए हुए थे। तालाब के बीचों बीच एक छोटी सी द्वीप जैसी मिट्टी थी, जिस पर एक पुराना मंदिर की दीवारें जमी हुई थीं। मंदिर का मुखड़ा समय की मार खा चुका था, पर उस पर भी वही चिन्ह उकेरे हुए थे। बीरबल ने राज को बताया और कहा कि अगला कदम उस मंदिर की जांच है। अकबर ने अनुमति दी और सेनापति के साथ कुछ नौकरों को तालाब के पास भेजा। तालाब के पानी में जाल डालकर डूबकर देखने की कोशिश की गई, पर पानी गहरा और काला था। किसी ने कभी भी उस तालाब की गहराई नापी थी। तब बीरबल ने अपनी सूझ दिखाई। उसने कुछ लंबी बांस की डंडियों का एक पीढ़ा बनवाया और एक रस्सी बांधी। उसने कहा, हमें तालाब के भीतर जाना होगा, पर सीधे उतरकर नहीं। हमें पंखों की तरह उस द्वीप तक पहुंचना होगा। सबने आश्चर्य से देखा, पर बीरबल की बातों में मर्दानगी और विवेक दोनों थे।
उन्होंने बांस की नाव बनाई और सावधानी से द्वीप तक पहुंचे। तभी एक अजीब घटना हुई। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे और मंदिर के मलबे हटाने लगे, जमीन में एक दरार से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। रोशनी के साथ एक धीमी धीमी सांस की आवाज भी आई, मानो कोई पुराना चेहरा जगा हो। बीरबल ने बिना भय के कहा, यह सूचक है कि हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मिट्टी हटाई और वहां मिला एक बड़ा पत्थर जिसका आकार किसी चौखटे जैसा था। पत्थर के ऊपर विषम उकेरनी थी, पुरानी लिपि, कुछ अक्षर और वही चिन्ह। बीरबल ने पत्थर को खिसकाने का आदेश दिया। 3-4 लोगों ने मिलकर जोर लगाया, पत्थर हिला और धीरे धीरे एक भूमिगत सीढ़ी सामने आई। हवा से बस्ती की गंध आई, ऐसा लगा जैसे कोई चिरपरिचित परंतु पुराना घर किसी गुफा के भीतर छिपा हुआ हो। दल ने मोमबत्ती जलाई और सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे पहुंचकर उन्होंने एक विशाल कक्ष पाया, जिसमें दीवारों पर चित्र उकेरे हुए थे, राजतिलक, युद्ध, प्रेम, दोस्ती और धोखे की कहानियां। दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़कर बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन चित्रों के बीच एक छोटी सी लकड़ी की पेटी रखी थी, जिस पर बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। बीरबल ने ताला देखा और कहा, यह ताला तभी खुलेगा जब कोई सच्चे इरादे से आएगा। अकबर ने अपना तलवार बांधकर पेटी खोली। ताले के भीतर एक पुराना दस्तावेज और कुछ गहने थे। गहनों में एक ऐसा पत्र भी था जो किसी प्रेम पत्र की तरह लिखा हुआ था। पत्र में लिखा था, हमने सब कुछ छुपा दिया ताकि राजा और रक्षक समझ सकें कि कुछ चीजें ताकत के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए होती हैं। यदि कोई इसे खोज लेता है तो समझ लेना कि समय ने उस पर्दे को खोल दिया है जो केवल भरोसे पर खुलता है। अकबर ने यह पढ़ते हुए महसूस किया कि यह कोई धन का खजाना नहीं बल्कि एक विचार का खजाना है। दस्तावेजों में उन दिनों के कुछ नियम बताए गए थे, कुछ ऐसी नीतियां जो राज्य को न्यायिक और न्यायप्रिय बनाती थीं। पर इनमें सबसे बड़ी बात थी एक शब्द, सहनशीलता। उन दस्तावेजों में लिखा था कि असल शक्ति तलवार में नहीं बल्कि इंसान के हृदय की समझ में है। यह सोच उन राजाओं के समय की थी जब लोगों को अधिकार के स्थान पर दया और न्याय का महत्व समझाया जाता था। बीच में रखे एक पोत में 4 चित्र भी थे, जिनमें से एक पर वह चिन्ह उकेरा था जिसे बगीचे में पाया गया था। उन चित्रों के साथ एक नोट था। यह चिन्ह बताता है कि बगीचा केवल गुलाबों का नहीं बल्कि इतिहास का भी बीन है। जिसने इसे सजोया उसने चाहा कि आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ बहुमूल्य वस्तु मिले परंतु ज्ञान भी पाएं। अकबर की आंखों में सम्मान की भावनाएं उमड़ आईं। उसने कहा, हमने इतने दिनों तक तलवार और रसूख के लिए युद्ध किए, पर आज हम पाए कि असली खजाना वह विचार है जो इंसान को इंसान बनाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने और अधिक नीचे की तहों को देखा और एक पुराना मानचित्र निकाला। मानचित्र पर बगीचे का एक हिस्सा अलग से चिन्हित था, वह हिस्सा जहां शायद कोई और रहस्य दबा हुआ था। मानचित्र में एक मार्ग भी बना था जो राजा और किसी गुमनाम साधु की यात्रा को दिखाता था। बीरबल ने पढ़ा कि उस साधु ने कहा था कि जब तक राजा अपने बगीचे को जनता के लिए खोलेगा नहीं, तब तक वह ज्ञान आधा रहेगा। यह पढ़कर अकबर की आत्मा झकझोर उठा। उसने महसूस किया कि राज केवल अपनी जय पराजय नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। अकबर ने तुरंत बगीचे को सार्वजनिक करने का फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि बगीचे में लाई जाने वाली हर वस्तु, हर अनुसंधान और हर पुरानी दास्तां का संग्रहालय बनाया जाए। लोग इस बगीचे में आते और उस पुराने खजाने को देखते जो उन दस्तावेजों और चित्रों ने दिया था। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि अकबर ने बगीचे की देखभाल में आम लोगों को भी भागीदार बनाया। माली न केवल पेड़ों की कटाई करते बल्कि वृक्षों की कहानियां भी सुनाते। बच्चे वहां आकर पुरानी लिपियों को पढ़ते और बूढ़े लोग अपनी यादों को साझा करते।
बगीचा अब सिर्फ सुंदरता का स्थान न था, वह एक जीवंत पाठशाला बन गया जहां इतिहास और वर्तमान मिलते थे। इस बदलाव ने शहर में भी एक नया उत्साह भर दिया। अकबर ने दरबार में कहा, हमारे बगीचे ने हमें एक रहस्य दिया, पर वह रहस्य हमें कुछ और जरूर सिखाता है, यह कि सच्ची ताकत वह है जो साझा की जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कह रहे हैं सरकार। बगीचा खुला तो उसकी खुशबू दूर तक फैल जाएगी, और सचमुच बगीचे की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर शहरों से आते और अकबर के इस निर्णय की प्रशंसा करते। कुछ लोग केवल फूलों की खुशबू लेने आते, तो कुछ दस्तावेजों की कहानियां सुनने आते। कई साल बीत गए। बगीचा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी मिट्टी और पेड़ों ने नए किस्से उठाए और पुराने किस्सों की रक्षा की। पर एक दिन जब अकबर वृद्ध हो चला था और शासन का भार धीरे धीरे अपने उत्तराधिकारियों को सौंप रहा था, उसने बीरबल को पास बुलाया और कहा, तुमने बगीचे के रहस्य को समझा और इसे आम लोगों के लिए खोला, पर क्या तुम सोचते हो कि यह सही निर्णय था? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, साहब, सही और गलत का निर्णय समय करता है, पर एक बात पक्की है, जब ज्ञान बांटा जाता है तो वह बढ़ता है, और जब शक्ति बांटी जाती है तो वह स्थायी बनती है। अकबर ने आगे कहा, तो क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिर वह चिन्ह किसने बनाया था और क्यों? बीरबल ने एक छोटा सा हंसना छोड़ते हुए कहा, शायद वो चिन्ह किसी ऐसे समूह ने बनाया था जो चाह था कि ज्ञान और करुणा राजसत्ता से ऊपर रहे। किसी ने महसूस किया कि सत्ता क्षणिक है, पर संस्कार और शिक्षा आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रखे जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने यह चिन्ह बनाया, जिसका अर्थ था हृदय से समझो। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव आया। उसने कहा, तुमने न केवल रहस्य खोला बल्कि हमें एक सबक भी दिया। कई लोगों ने उस बगीचे में अपना जीवन बिताया। बच्चे वहां खेलते और बूढ़े लोग वहां बैठकर इतिहास की किताबें पढ़ते। कभी कभी उन रातों में जब चांद असामान्य रूप से बड़ा और सुनहरा दिखाई देता, बगीचे के फव्वारों की जलधाराएं संगीत की तरह बजतीं और हवा में पुरानी कहानियां गुनगुनातीं। लोग कहते हैं कि अगर आप बगीचे में ध्यान से सुनो तो आपको उन पुरानी आवाजों का पता चल जाएगा। उन आवाजों में प्यार, बलिदान, वफादारी और समझ का संगीत होता है। समय के साथ अकबर का नाम इतिहास में चला गया, पर बगीचा उसी तरह खिला रहा। हर नए दिन के साथ नए फूल खिलते और नए किस्से बनते। बीरबल भी उम्र के साथ परंतु बुद्धि में जवान रहा। उसने अकबर को बार बार याद दिलाया कि राज केवल आज का नहीं, आने वाले कल का भी ख्याल रखता है। बगीचा इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम बन गया। लोगों ने भी जाना कि किसी भी रहस्य का सार केवल उसे छुपाने में नहीं, उसे समझने और बांटने में है। और इसीलिए अकबर के बगीचे का रहस्य कोई एक चीज नहीं निकला, वह तो एक उपदेश बन गया कि ज्ञान, दया और साझा करने की भावना ही असली खजाना है। एक दिन एक बच्चा जो अक्सर बगीचे में आया करता था, बीरबल के पास आया और उसने पूछा, बीरबल चाचा, क्या आप बताओगे कि वहां जो पत्थर के नीचे दरवाजा था, वह किसने खोदा था? बीरबल ने देखा तो बच्चे की आंखों में कुछ जिज्ञासा थी और कुछ मासूमियत। उसने धीरे से कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं जो समय के साथ हर किसी का नहीं बनते। पर याद रखना, हर रहस्य का असली सार इसे जानने में नहीं, इसे समझकर दूसरों को देना में है। बच्चा समझ गया और हंसकर भाग गया। कहानी का यही सार था कि अकबर के बगीचे का रहस्य कोई सोने चांदी का ढेर नहीं था। वह एक विचार, एक सोच, एक संस्कार था जिसे छुपा कर रखा गया ताकि सही वक्त पर कोई उसे पाए और दुनिया बदल दे। बगीचा उस तरह खुला और धीरे धीरे हर शहर में इसके जैसे और स्थान बनते गए जहां लोग ज्ञान बांटते और समझ बढ़ाते। और बीरबल की मुस्कान हमेशा वही रहती, न सिर्फ इसलिए कि उसने रहस्य सुलझाया, बल्कि इसलिए भी कि उसको पता था कि असली जीत वह है जिसमें सब जीतें।
समय के साथ जब अकबर का साम्राज्य और भी विस्तार में गया, बगीचा अपने आप में एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से वहां आते और सीखते। और आज भी यदि तुम कभी उस शहर के बीचों बीच खड़े होकर हवा में खुशबू महसूस करो तो समझ लेना कि कहीं न कहीं एक बगीचा है जो सिर्फ फूलों का नहीं बल्कि इंसानियत और समझ का भी रखवाला है। वहीं बीरबल की किसी न किसी मुस्कुराहट की तरह वह बगीचा हर आने वाले को यही सिखा देता है, रहस्य खोजना अच्छा है, पर रहस्य का असली मतलब तब आता है जब तुम उसे सबके साथ बांटते हो। बीरबल और गुमशुदा बाजरा। एक समय की बात है, अकबर के राज्य के एक छोटे से गांव में अचानक परेशानी फैल गई। वह गांव शहर से थोड़ी दूर था, खेत खलिहान अच्छे थे और लोग मेहनत से अपनी रोटी कमाते थे। पर एक अजीब बात हुई, गांव के लोगों ने देखा कि उनका बाजरा जो संग्रहित रखा जाता था, हर उस महीने कुछ थोड़ा घटता जा रहा है। शुरू में किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया, पर जब निकट आंदोलन आया कि महीने भर में बाजरे की मात्रा कम ही रहती है, तो डर और शक की हवा फैल गई। बाजरा तो गांव के बच्चों और बूढ़ों की खुराक थी, यदि यह गायब होता रहा तो लोगों का पेट कैसे भरेगा। गांव के प्रधान ने अकबर के दरबार में शिकायत भेजी। अकबर चिंतित हुआ क्योंकि उसने सुना था कि जहां तक न्याय पहुंचता है वहां तक लोग आश्वस्त रहते हैं। उसने बीरबल को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। बीरबल ने तुरंत अपने हल्की फुल्की चाल और सूझबूझ के साथ काम जमा लिया। वह हमेशा नकल नहीं करते, पर कभी-कभी लोग कहानियों की तरह सोचते हैं, और बीरबल को यही फायदा था कि वह लोगों की सोच को पढ़ लेता था। वह गांव पहुंचा और देखा कि गांव वाले घबराए हुए हैं। कुछ लोग आपस में शक कर रहे थे, कुछ ने कहा कि चोर बाहर के हैं, कुछ ने कहा कि कोई गांव का आदमी ही चुरा रहा है। सबकी आंखों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास था। बीरबल ने सबकी बातें शांति से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पहले हम बाजरे के साक्ष्य को देखेंगे, उसके बाद लोगों को नहीं। उसने बाजरे के भंडार को ध्यान से देखा। भंडार एक पुराना कुआं जैसा गड्ढा नहीं था, यह मजबूत लकड़ी से बना चबूतरा था, जिसमें तख्ते और दरवाजा भी था। पर कोई भी दरवाजा टूटा फूटा नहीं था और ताला भी ठीक था। बीरबल ने पूछा कि कौन सा तरीका अपनाया जाता है बाजरा निकालने का। गांव के एक बूढ़े माली ने बताया कि रात के समय कोई चुपके से खड़ी पेड़ के पास आता, झुपका खोलता और थोड़ी थोड़ी मात्रा निकाल लेता। पर छुपने छिपाने का कोई निशान नहीं मिलता, किसी ने भी नहीं देखा कि किसका हाथ है। 20-30 दिनों तक बीरबल ने देखभाल की। उसने रात में चौकियों को बढ़वाया, पर चोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बीरबल ने अपने हल्के फुल्के तरीके से एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, मैं एक छोटा प्रयोग करने वाला हूं। आप लोग रात भर जागरूक रहिए, पर कुछ नया नहीं करना, बस सामान्य रूप से सोइए और सुबह का इंतजार कीजिए। गांव वालों ने स्वीकार किया, पर मन में संदेह लिए। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि भंडार का दरवाजा खुला हुआ नहीं था, पर बाजरा फिर भी घटा हुआ था। सबके चेहरों पर आश्चर्य और घबराहट थी। तभी बीरबल ने कहा, अब हम चलते हैं उस खेत की ओर जहां बाजरा का भंडारण हुआ करता है। सब साथ चल पड़े। पहुंचकर बीरबल ने जमीन पर ध्यान दिया और कहा, क्यों न हम कुछ देर पहले हुए छोटे छोटे कणों को देखें। उसने सबको बुलवाकर बाजरे के दानों की गहरी जांच की। दानों पर कुछ गूदे और दूषित निशान नहीं थे, पर कुछ दानों पर एक पतला सा चिपचिपा पदार्थ लगा था, बिल्कुल वैसा जैसे किसी घास इत्यादि का रस। यह मामला साधारण चोरी जैसा नहीं था, यहाँ कुछ और चाल चल रही थी। बीरबल ने कहा, मैं अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ।
पर यह कहानी सच में बदलकर एक प्रयोग बन जाएगी। उसने गांव के माली और कुछ जवान लोगों को बुलाया और कहा कि वे खेत में एक एक मंटा बाजरा रखें और उसके ऊपर कुछ ऐसे वस्त्र और जाल लगाएं कि कोई आसानी से नहीं निकाल सके। साथ ही उसने कुछ स्थानीय पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन शुरू किया। गांव के कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाजरे के दानों को पसंद करते थे। बीरबल ने उनसे कहा कि वे शाम को खेत के पास खेलें और ठीक उसी समय एक विशेष तरह की मशाल जलाई जाए जो किसी जानवर को डरा दे। सबने ऐसा ही किया, पर चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बीरबल ने फिर एक नई चाल चली। उसने खेत के चारों ओर छोटे छोटे निशान और टोपियां रखवाई, न कि असली जाल, पर ऐसे कि यदि कोई निकालने आए तो वहां निशान पाए जाएं। साथ ही उसने गांव के बच्चों को बाजरे की कुछ मुट्ठियां दी और कहा कि वे इनको खेत के दूसरे हिस्सों में बिखेर दें और देख कर आए कि कौन उन्हें खाने आता है। बच्चों ने शाम में ऐसा किया और उन्होंने देखा कि कुछ चिड़िया आती हैं तो कुछ छोटे मृग भी आते हैं, पर बाजरा शेष भंडार से घटता ही जा रहा था। पर असल छोटे दाने तो वही होते थे जो बच्चों ने बिखेरे थे। यहाँ तक कि कुछ रातें बीत गईं और कोई ठोस सबूत नहीं मिला। गांव वालों में चिंता बढ़ने लगी। एक धुरंधर व्यापारी ने कहा कि अगर चोर पकड़े नहीं गए तो वह गांव के लोगों से सारा हिसाब छोड़ देगा। तब बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, यह काम संख्या का है और संख्या का हल सरल बुद्धि से किया जाता है। उसने गांव के लोगों को आदेश दिया कि वे अगले सप्ताह बाजरे का एक बड़ा माप बनाकर रखें, पर ध्यान रहे वह माप दिखाता नहीं होगा कि असल में कितनी मात्रा है। सबने कहा कि यह कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरे कहे अनुसार करो। बीरबल ने पहले भंडार के तख्तों को हटवाया और कुएं जैसी एक छोटी सी खोह बनाई जिसमें उसने कुछ सूखे पत्ते और घास रखी। फिर उसने बाजरे के कुछ दानों पर एक विशेष प्रकार का चिपकने वाला रस लगाया जो सूखने पर कठोर नहीं होता था, पर किसी के हाथ से टकराते ही उस पर धीरे धीरे रंग की परत बन जाती थी। वह रंग इतना हल्का था कि सामान्य नजर से दिखाई नहीं देता, पर जल्दी घटने वाले दानों पर उस रंग का निशान मिल सकता था। उसने यह सब रात में किया और सुबह गांव वालों को बुलाया। सबने देखा कि भंडार का कपाट ठीक था, पर चिपके हुए दानों की संख्या कम थी। पर बीरबल ने कहा, इधर उधर मत देखो, हर उस जगह पर जाओ जहां ताजा मिट्टी दिखाई दे। तभी गांव के एक नौजवान ने बताया कि वह रात में अपने घर के पास पानी भरने गया था और उसने एक छाया सी देखी थी जो छुपती छिपाती खेत की ओर चली। बीरबल ने तुरंत कहा, हमें उस घर पर नजर रखनी चाहिए। सबने वहीं रखा और रात में कुछ लोगों ने देखा कि वही छाया फिर आई। उसे पकड़कर जब रोशनी डाली गई तो सामने निकली एक बूढ़ी औरत, गांव की ही एक निवासी, जिसकी आंखों में थकान थी और हाथों में कुछ मुट्ठियां बाजरा थीं। गांव वाले हैरान रह गए। बूढ़ी औरत ने कुछ भी छुपाया नहीं, उसकी आंखों में शर्म थी पर डर अधिक। बीरबल ने उससे शांति से पूछा, तुमने यह किया क्यों? बूढ़ी औरत ने उदास होकर बताया कि उसका नाम गंगा था। वह अपनी पोती के साथ रहती थी और उनकी सीमित आय थी। वह उन दानों को रात में निकालकर अपने घर ले जाती थी क्योंकि उसे खाने के लिए और कुछ नहीं था। उसने कहा कि वह चोरी नहीं कर रही, बस जरूरत के कारण थोड़ा थोड़ा ले जाती। यह सुनकर गांव के कुछ लोग कठोर हुए और बोल पड़े कि उसे सजा मिलनी चाहिए, पर बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, रुको, पूरी बात सुनो। बीरबल ने गंगा से कहा कि उसने क्यों छुप कर लिया। गंगा बोली कि वह डरती थी कि यदि उसने वह मांग कर ली होती तो गांव के लोग उसे टोकते और बेइज्जत करते। उसने कहा कि वह किसान की पत्नी है और पति बीमार है, कभी कभी भूखे पेट सो जाना पड़ता है। यह सुनकर गांव वालों के दिल पिघलने लगे। पर समस्या यह थी कि बाजरा सिर्फ गंगा लेने से ही घटता नहीं था,
वह तो थोड़ी मात्रा ही ले रही थी। यहाँ कुछ और लोग भी थे जो अन्य कारणों से लेते थे। बीरबल ने ध्यान से गौर किया और कहा, अब हमें व्यवस्था बदलनी होगी। उसने गांव के प्रधान से कहा कि बाजरे के वितरण की पारदर्शिता होनी चाहिए। गांव के लोगों ने पहले कहा कि वह कैसे संभव है, पर बीरबल ने बताया कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें हर परिवार का नाम और प्रति माह वितरण लिखा जाए। साथ ही यदि किसी को आवश्यकता हो तो उसे बिना बेइज्जती के बताने का अधिकार मिले। और गंगा की बात पर बीरबल ने गांव वालों से कहा कि उसे सहारा दिया जाए। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी मदद करने का वादा किया और कुछ ने उसे रोजमर्रा के काम देकर खाना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पर बीरबल का असली ध्येय इसे खत्म करना नहीं था। वह चाहता था कि जनता के दिलों में भरोसा लौटे और चोरों के लिए कोई जगह न रहे। कई महीनों तक गांव ने नई व्यवस्था के साथ काम किया। बाजरे का हिसाब किताब खुला रखवाया गया और जरूरतमंदों को बिना शोर शराबे के मदद दी जाने लगी। धीरे धीरे चोरी की खबरें कम हो गईं। पर एक दिन अचानक कुछ और घटना हुई। बाजरे के दाने फिर घटने लगे और इस बार गंगा से ज्यादा लेना संभव नहीं था। बीरबल ने फिर से जांच शुरू की। इस बार उसने देखा कि कुछ दानों पर छोटे छोटे चिन्ह थे, एक तरह की सूखी मिट्टी के दाग। उसने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा कि वे खेतों में ध्यान दें कि रात में कौन आता है। बच्चों ने कहा कि वे देखेंगे, पर बच्चों की नजरों में डर था कि वे बड़े लोगों के साथ नहीं टकराएंगे। तभी बीरबल ने देखा कि गांव के तालाब के किनारे कुछ मछलियों की आवाज आती है और एक रात जब वह खुद जाकर छिप गया, उसने पाया कि तालाब के किनारे कुछ छोटे जीव आकर बाजरे के दाने खाते थे। पर वे जीव इंसान के नहीं थे, वे छोटे छोटे नेवले और कुछ बड़े चूहों जैसे थे जो गहरी खोहों से आती थीं। उन्होंने देखा कि गांव के पुराने पेड़ों के नीचे कुछ छुपी जगहों से ये मृग बाहर निकलते थे और भंडार का रास्ता पा लेते थे, क्योंकि भंडार का फाउंडेशन छोटी छोटी दरारों से जुड़ा था जहां से वे अंदर घुस जाते थे। यह सुनकर लोगों की आंखें खुल गईं। चोरी का जिम्मेदार मनुष्य नहीं पर जानवर थे, पर फिर भी अगर आहार के ये जीव थे तो उन्होंने इतनी चतुराई से काम किया कि मानो किसी ने उन्हें सिखाया हो। बीरबल ने गांव वालों के साथ मिलकर भंडार की मरम्मत करवाई और दानों को ऐसे कंटेनरों में रखा जिनमें जानवर न घुस पाते थे। साथ ही उन्होंने गांव के चारों ओर की सफाई और झाड़ियों को हटवाया ताकि कोई छुपा न रहे। पर बीरबल ने यह भी सलाह दी कि गांव में ऐसे पशुओं के लिए छोटे से बड़े चारे रखें ताकि वे गांव से दूर जाएं और जंगलों में ही अपना भोजन ढूंढें। गांव वालों ने इतना सब कर दिया कि चोरी लगभग रुक गई। पर बीरबल ने यह भी समझाया कि केवल व्यवस्था नहीं, दिलों में बंटवारा और सहानुभूति भी जरूरी है, तभी कोई मजबूरी चोरी की ओर नहीं खींचेगी। समय बीतता गया और गांव फिर से खुशहाल हुआ। गंगा के घर पर अब रोज नई रोटी आती और उसकी पोती स्कूल जाने लगी। बच्चों ने सीखा कि चोरी करने से बेहतर है कि वे पंचायत से मदद मांगें। गांव के प्रधान ने फिर बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने केवल चोरी का हल नहीं किया बल्कि समाज की धड़कन भी ठीक कर दी। बीरबल ने केवल मुस्कुराकर कहा, जब आदमी समझ जाए तो हिम्मत और सम्मान दोनों साथ आते हैं। कहानी का यही संदेश था कि कभी कभी समस्या का मूल कारण वही नहीं होता जो हमें दिखता है, छोटे संकेत होते हैं जिनको पढ़कर ही असली हल मिलता है। बीरबल ने न केवल बाजरा वापस लाया बल्कि गांव वालों के दिलों में विश्वास भी लौटाया। और जहां भी अकबर का दरबार किसी ऐसे प्रश्न से जूझता, बीरबल की समझ और सहानुभूति दोनों उस समस्या का निवारण कर देती। गांव के लोग आज भी बताते हैं कि कैसे एक नई व्यवस्था और एक समझदार व्यक्ति ने उनकी रोटियों को बचाया और उनके रिश्तों को मजबूत किया। चोर कौन? बीरबल का जादुई परीक्षण। अकबर का दरबार हमेशा की तरह रंगीन और हलचल भरा था।
पर उस दिन महल में एक अजीब सा सन्नाटा था। रसोई से लेकर खजाने तक जहां जहां भी देखा जाए कुछ न कुछ गायब हो रहा था। पहले तो कुछ छोटे छोटे चिड़ियों के दाने सामान से गायब हुए, फिर रसोई के मसालों में से कुछ खो गए, और एक रात तो महल के एक छोटे से अलमारी में रखे बहुमूल्य रेशमी कपड़े का किनारा अचानक गायब मिला। दरबारियों में शक का अंधेरा फैल गया। अकबर ने सबकी आंखों में देखकर कहा, यह किसी अकेले चोर का काम नहीं लगता। पर अगर दरबार में ही कोई चोरी कर रहा है तो हमें उसे पकड़कर सबक देना होगा। सबने अपने अपने दावे और शक रखे। सेनापति ने कहा कि यह किसी बाहरी गिरोह का काम हो सकता है। कुछ दरबारी कहते कि बंदी बनाकर चेतावनी दी जाए। पर अकबर को भरोसा था कि किसी कठोर सजा से पहले सच जाना जरूरी है। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कुराता हुआ थाम पर खड़ा था। उसने अकबर की आंखों में झांक कर कहा, सरकार, चोर पकड़ना आसान है, पर असली बुद्धि यह है कि बिना किसी निर्दोष को दबोचे हुए चोर का पता कैसे लगे। एक जादुई परीक्षण चलाया जाए तो कैसा रहेगा? दरबारियों ने अवाक होकर कहा, जादुई परीक्षण? क्या कोई जादू टोना काम आएगा? बीरबल ने नजाकत से सिर हिलाया, मेरा जादू वह है जो लोगों के भीतर की सच्चाई दिखा देता है, थोड़ी चालाकी और थोड़ा खेल। अकबर मान गया और बीरबल ने अगले ही दिन महल के भीतर एक अनोखी तैयारी शुरू करवा दी। उसने खजाने की सुरक्षा और रसोई का दरवाजा बंद नहीं करवाया, पर हर कमरे में छोटे छोटे कटोरे रखवाए। कटोरों में रोशनी चकाचौंध करने के लिए नहीं थी, बल्कि उनमें थोड़ा सा चावल, कुछ मसाले और कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े रखे गए। बीरबल ने कहा कि ये कटोरे किसी भी दरबारिये की जिज्ञासा नहीं, पर उनके दिल को परखेंगे। साथ ही हर कटोरे के आसपास एक एक छोटा सा स्याही का दाग लगाया गया, जिसे साधारण नजर नहीं देख सकती थी, पर खाली हाथ से छूने पर वह दाग कपड़ों पर आ जाता। यह दाग एक खास मिश्रण का था, हल्का, सूक्ष्म और रंग में बहुत कम, जो सूखने पर काला नहीं होता पर कपड़े की रेशमी सतह पर चिपक जाता। बीरबल ने यह सब अकेले नहीं किया। उसने महल के विश्वसनीय कुछ नौकरों से बात कर ली थी और उनसे कहा कि वे रात में संक्षिप्त निगरानी रखें, पर बिना किसी को पता चले। 20 लोग महल के कर्मचारियों की सूची में पहले से शक में थे, रसोइया, कुछ दरबारी, 2-3 नौकर और एक सुरक्षाकर्मी। बीरबल ने उन लोगों से खामोशी से मुलाकात की, पर खुलकर कुछ नहीं पूछा। उसने बस उन सभी के लिए एक मेज पर एक एक चाय का प्याला और साथ में एक छोटा पालथी रोटी रखवा दिया, कुछ ऐसा जो रात के समय भूख मिटा दे। पर हर डिब्बी और कटोरे के साथ साथ कुछ और रखा गया, एक छोटा सा कांच का घड़ा जिसमें एक चिन्ह कांच पर गुदा हुआ था। उस चिन्ह का अर्थ किसी को नहीं बताया गया था, पर बीरबल जानता था कि वह चिन्ह तभी चमकेगा जब जिसके हाथ उस घड़े से कुछ लिया होगा, उसकी अंगुलियों पर वही मिश्रण का सूक्ष्म दाग उभरा होगा। यह तो एक चाल थी, मनोवैज्ञानिक और थोड़ा सा जादू जैसा, पर असली काम सच्चाई उजागर करने का था। रात गहरी हुई। महल की हिस्सा हिस्सा रोशनी मंद हो गई और लोग सोने लगे। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों को महल के गलियारों में छिपाकर रखवा दिया था। वह खुद एक कमरे में बैठकर बाहर की हल्की सी आवाज सुनता रहा, कभी खुशफहमियों की खनक, कभी किसी कपड़े की सरसराहट। आधी रात में आवाज आई, किसी ने छुपकर उसी मेज पर रखा छोटा सा कटोरा उठाया जो बीरबल ने सुरक्षाकर्मी के सामने रखा था। छोटी छोटी आवाजें और खटपट तब और करीब आ गईं जब अगला कटोरा भी हिल गया। बीरबल चुप रहा और इंतजार करने लगा। अगले ही कदम में उसने महसूस किया कि कुछ का परछाई खिड़की के पास से गुजरी, किसी ने चुपके से महल के गलियारों की ओर कदम बढ़ाए। नौकरों ने झल्लाकर एक एक करके रोशनी जलाई और पकड़कर देखा कि सुरक्षाकर्मी का बड़ा भाई सलमान कटोरा लेकर खड़ा है। सलमान का चेहरा डर और पछतावे का मुरझाया हुआ था।
उसने हाथ जेब में छुपाए हुए चावल के कुछ दाने फंसाए थे और घड़े को छूकर निकट का सोने वाला कपड़ा भी छू लिया था। बीरबल ने बड़े सौम्य ढंग से पूछा, सलमान तुम क्यों? सलमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर मेरी बीवी बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मदद ले लूंगी। पर बीरबल जानता था कि महल के चोरी के घटनाक्रम केवल सलमान तक ही सीमित नहीं है। उसने तय किया कि जादुई परीक्षण को अगले चरण पर ले जाना होगा, जहां पर जादू लोगों के अंदर की बातों को उजागर करे और असल चोर सामने आए। उसने अलमारी के पास एक बड़ा एल्युमिनियम का संदूक रखा और दरबार में सभी को बुला लिया। दरबार के सामने रखकर उसने कहा, यह संदूक जादुई नहीं है, पर इसमें जो भी वस्तु रखी जाएगी वह उसी की छाप छोड़कर जाएगा जिसने उसे छुआ होगा। लोग हंसे, कुछ ने अविश्वास जताया। तब बीरबल ने हर एक संदिग्ध को बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने अपने हाथों में एक एक कपड़ा रखें। कोई नहीं जानता था कि किस बात का परीक्षण होने जा रहा है, पर सब सहमति में आए क्योंकि अकबर ने भी अनुमति दे दी थी। बीरबल ने कपड़ों को एक बड़ी मेज पर रखा और एक एक करके उन्हें जांचा। उसने पहले सलमान का कपड़ा माथे पर रखा, उसे सूंघा और कहा, यह कपड़ा दिए और धुए दोनों को सहन कर चुका है, यह कोई रसोइया का काम हो सकता है। सलमान के चेहरे पर शर्म का भाव और भी गहराया। फिर उसने अन्य दरबारियों के कपड़े भी परखे। एक पुराने नौकर काने की चादर पर हल्के से दाग थे, कहीं देखा सा। बीरबल ने धीरे से कहा, यह दाग उस समय बनता है जब किसी ने चावल और मसालों को बिना सोचे छुआ हो। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर थीं। वह व्यक्ति कानपुरिया नाम का एक नौकर, बड़ा निर्मल और हमेशा मदद करने वाला दिखता था। पर बीरबल ने अब दूसरी चाल खेलनी थी। उसने दरबारियों से कहा, जो कोई भी महल का चोर है उसे आज रात एक अवसर मिलेगा कि वह रोजमर्रा का सामान लेकर बाहर जा सके। पर मालूम रहे, जो भी व्यक्ति इज्जत से चोरी करने का साहस करेगा उसकी छाप इतनी गहरी होगी कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। सबने आश्चर्य से सुना। बीरबल ने फिर एक बड़ा सा तख्ता सामने रखा जिस पर लकड़ी के सुराख और छोटे छोटे दांड थे। वह सबको एक एक करके उस तख्ते पर हाथ रखने को कहा और कहा कि हाथ पर थोड़ी सी राख लग जाएगी, पर राख गायब हो जाएगी जब वह व्यक्ति सच में बेगुनाह होगा। उसने सबके हाथों पर सूक्ष्म राख झाड़कर एक एक करके उनका निरीक्षण किया। किसी के हाथ पर राख का हल्का सा निशान रह गया, किसी के हाथ पर बिल्कुल साफ था। सबने उम्मीद की कि यह परीक्षण सच्चाई को बताएगा, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ राखों से कुछ न पड़ेगा, हमें मनोभाव भी देखना होगा। आधी रात को बीरबल ने महल के मुख्य द्वार पर एक बड़ा खाली थैला रखा और महल के प्रत्येक दरबारिये को बताया कि कल सुबह वे उस थैले में कुछ ऐसा रखें जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय हो, कोई स्मृति, कोई छोटी सी वस्तु। उन वस्तुओं को जांचने के बाद बीरबल ने कहा, जिसका भी चीज चुराई गई है उसे अपने सामान का पता चल जाएगा। कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए पर सबने आज्ञा मान ली। सुबह जब सबने अपने अपने छोटे छोटे प्रिय सामान थैले में रखे और बीरबल ने उन पर ध्यान दिया, उसने देखा कि जिनके वस्तुओं पर सूक्ष्म स्याही के दाग थे उनकी आंखों में घबराहट थी। पर आश्चर्य तब हुआ जब बीरबल ने एक छोटी सी लकड़ी की मूरत निकाली जो कि एक धीमी सी मुस्कान देती थी और कहा, यह मेरी भी नहीं, पर यह उस बच्चे की मूरत है जिसे राजा ने कल दी थी। सभी की निगाहें उस ओर मुड़ी जहां महल का एक युवा पृष्ठ, नाम था जमाल, खड़ा था। जमाल का चेहरा अचानक लाल हो उठा। बीरबल ने धीरे से कहा, जमाल, क्या तुम कुछ छुपाते हो? जमाल ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, नहीं, पर मैं नहीं जानता कि यह मूरत मेरे पास कैसे आई। यहाँ बीरबल की सूझ ने नया मोड़ लिया। उसने कहा, चोर वही है जो दूसरों को शक में डालता है, जो निर्दोष बनकर दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाता है।
फिर उसने एक छोटे से जादुई खेल की तैयारी की, जिसे सुनकर दरबारी हल्के से निडर हुए पर चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने महल के हर प्रमुख स्थान पर एक एक दीपक जलाकर रखा और कहा कि शाम को जब ये दीपक बुझेंगे तब चोर का सच अपने आप उजागर होगा। लोग आश्चर्यचकित हुए कि दीपक कैसे सच बताएंगे। बीरबल ने हंसकर कहा, यह दीपक आत्माओं का नहीं, बल्कि आत्माओं के भीतर की सच्चाई का आईना है। रात में एक बार फिर हल्की सी हलचल हुई। महल के कुछ दरबारियों ने देखा कि एक छाया बच्चों के कमरे से निकलकर छोटे छोटे कदमों से गलियारे की ओर बढ़ी। बीरबल ने हरी चादर ओढ़ी और छिपकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि वही जमाल था, पर जमाल कुछ अलग कर रहा था। वह धीरे धीरे उन बच्चों के बैग खोलकर वहां से छोटी छोटी चीजें उठा रहा था। बीरबल ने अपने नौकरों को इशारा किया और जमाल को पकड़वा दिया। जमाल के हाथ कांप रहे थे और आंखों में पछतावे की नमी थी। उसे जबी से पकड़कर सामने खड़ा किया गया और सबने देखा कि जमाल के कपड़ों पर वही सूक्ष्म स्याही के दाग थे जो कटोरे पर रखे चावल से आए थे। जमाल ने डरते हुए बताया, मैं गरीब पृष्ठ परिवार से हूं। मेरे परिवार की गरीबी इतनी थी कि मैंने सोचा महल के बच्चों से कुछ छोटी छोटी चीजें उठा लूं ताकि मेरा छोटा भाई स्कूल भेज सकूं। उसकी आवाज टूट गई। कुछ लोग दया मांगने लगे, पर कुछ निश्चय कर रहे थे कि चोरी अपराध है और सजा तो मिलेगी ही। अकबर ने शांत होकर कहा, हमें समझना होगा, हमारा न्याय केवल सजा नहीं बल्कि सुधार भी होना चाहिए। पर बीरबल ने अभी परीक्षण पूरी तरह से खत्म नहीं होने दिया। उसने जमाल के पास बैठे एक और व्यक्ति पर नजर डाली, कानपुरिया, जो पहले दाग वाला दिखा था। कानपुरिया भी सहमा हुआ था। बीरबल ने उस पर सवाल किया। कानपुरिया ने कहा, सर, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा हूं। बीरबल ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे हाथों पर जो निशान हैं, वे किसी की मदद करते समय लगे हैं, पर तुम्हारे पास इतना साहस कैसे जब तुम सच्चे हो? कानपुरिया ने सच कहा, मैंने रातों रात बच्चों के लिए चुपके चुपके किताबें उन्होंने ताकि उन्हें पढ़ने को मिल सके, पर उन किताबों के बगल में कुछ और था जिसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता। सब हैरान हुए। कानपुरिया ने बताया कि उसने किताबों के साथ साथ छोटे छोटे खिलौने भी रखे थे ताकि बच्चों को खुशी मिले, पर वह कुछ और छिपा कर रखता था, एक छोटा सा तार जिसके सहारे वह बच्चों के बैगों के भीतर कुछ वस्तुएं छिपा देता था ताकि उन्हें अचानक मिलने से खुशी हो और वे दूसरों को बताने से पहले उस खुशी को मन में दबा लें। उसकी मंशा भली थी, पर उसने अपने तरीके से कुछ गलत कर दिया था। बीरबल ने कहा, नियत देखें, कभी कभी अच्छे इरादे भी गलत रास्ते पर डाल देते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बीरबल ने पूरा खुलासा किया। महल के अंदर चोरी करने वाले लोग अलग अलग कारणों से चोरी कर रहे थे। किसी का परिवार गरीबी में, किसी का दिल उदासीनता में, किसी का उद्देश्य उपकार करने का। पर असल चोर वही था जिसने मासूमियत और भरोसे का फायदा उठाया। अगर कोई ऐसा है जो दूसरों की छवि को खराब करके खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, तो वह सबसे बड़ा चोर है। बीरबल ने सबको समझाया कि चोरी केवल हाथ की गलती नहीं, बल्कि कभी कभी विचार की गलती भी है। उसने अकबर को सुझाव दिया कि केवल दंड से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों के पास जरूरत है उनकी मदद की जाए और जिनके दिल में उपकार की भावना है उन्हें सही राह दिखाई जाए। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उसने जमाल के परिवार को सहायता का भरोसा दिया और कानपुरिया को बच्चों के लिए लाइब्रेरी का जिम्मा सौंपा ताकि वह अपने अच्छे इरादों को सही दिशा में लगा सके। सलमान को दवा की व्यवस्था करवाई गई और उसे कड़ी सजा नहीं दी गई, पर उसे चेताया गया कि अगली बार कानून कठोर होगा। बाकी दरबारियों को भी प्रशिक्षित किया गया कि वे किस तरह से महल के सामान की सुरक्षा करें और जरूरतमंदों की पहचान करके मदद करें। बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा,
देखा सरकार, जादू कड़वा नहीं होता, यह तो लोगों के दिलों को जोड़ता है। कई महीनों बाद महल की चोरी करने की घटनाएं बंद हो गईं। लोगों में फिर से भरोसा लौटा और जो लोग कुछ गलत कर चुके थे वे सुधर गए। अकबर ने अन्य राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू की कि जहां जरूरत होती वहां मदद पहुंचाई जाए और जहां इरादे सही हों वहां समाधान निकाला जाए बजाय कठोर दंड के। बीरबल ने अपने जादुई परीक्षण से यह साबित कर दिया कि जादू असल में समझ, दया और बुद्धि का नाम है। चोर कौन? यह सवाल अब हर किसी के मन में एक नई समझ के रूप में आया। कभी कभी चोर वही होता है जो समाज की बेवजह दूरी बनाता है, और असली जादू वही है जो उन दूरियों को मिटा दे। कहानी के अंत में बीरबल ने अकबर को याद दिलाया कि न्याय तभी न्याय है जब वह मनुष्य के भीतर का इंसान भी बचाए। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, मैं आज समझ गया हूँ, सजा तो जरूरी है पर उससे जरूरी सुधार है। और महल में फिर से शांति छा गई, पर इस बार वह शांति एक नए भरोसे और समझ से भरपूर थी। बीरबल की मुस्कान उसी तरह खिली रही क्योंकि उसने न सिर्फ चोर पकड़ा था बल्कि मोहब्बत और दया करके कई दिलों को जीत भी लिया था। अकबर का उल्टा हुक्म और बीरबल का सीधा हल। अकबर के दरबार में एक अजीब सी हलचल छा गई थी। आज सुबह ही बादशाह ने बड़ा ही विचित्र हुक्म सुनाया, आज से सब कुछ उल्टा होगा। दरबारियों ने पहले तो सोचा कि शायद यह किसी मजाक की बात है, पर जब हुक्म दोहराया गया और अदब के साथ अमल के लिए कहा गया तो सब सहमति में खामोश हो गए। अकबर की आंखों में किसी तरह की दीवानगी थी, पर वह हंसते नहीं थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी टोपी को संभाला और सोचा कि यह कोई मजाक नहीं, यहाँ तो कहीं कोई मतलब छुपा है। बीरबल के मन में कई सवाल उठे पर वह अपने स्वाभाविक अंदाज में बोला, सरकार, उल्टा हुक्म है तो उल्टा ही सोचना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, आज से हर चीज उल्टी होकर चलेगी। दरबार में बैठने के तरीके, खाना खाने का नियम, यहाँ तक कि न्याय का तरीका भी। जो आज कहूंगा तुम उसे उल्टा समझना। सभी दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। कुछ ने उसे विद्रोह माना, कुछ ने इसे अजीब खेल समझा। पर अकबर ने तेज आवाज में कहा, और जो कोई इस हुक्म की अवज्ञा करेगा उसे सजा दी जाएगी। यह सुनकर दरबार के माहौल में हल्की सी बेचैनी आने लगी। रसोई के मुखिया से लेकर महल के छोटे मोटे नौकर तक हर किसी के कदम थम गए। किस तरह से न्याय उल्टा दिया जाएगा? किस तरह के कर्म आज सही होंगे और किन कर्मों पर नजर टिकाई जाएगी? लोग परेशान थे। बीरबल ने अपनी सूझ से समझ लिया कि अकबर का यह हुक्म किसी परीक्षा जैसा है, या फिर बादशाह किसी बात पर लोगों का नजरिया बदलना चाह रहे हैं। वह अकबर के पास गया और धीरे से बोला, सरकार, अगर यह हुक्म है तो हम इसे दिल से समझकर निभाएंगे, पर एक बात को ध्यान में रखें, अक्सर उल्टा दिखता वही है जो पहले आंखों से छिपा रहता है। अकबर ने आंखों में चमक लिए कहा, ठीक है बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि लोग जब सब उल्टा कर दें तो क्या सच का चेहरा सामने आएगा। बीरबल ने सिर हिलाया और दरबार के बाहर निकलकर लोगों को एक एक कर समझाने लगा कि आज से जो कुछ भी वे करेंगे उसे उल्टे अर्थ में लिया जाएगा। उस दिन महल के सभी नियम सचमुच उल्टे तरीके से लागू होने लगे। जो पहले सुबह में होता था वह शाम में हुआ। जो ऊपर बैठते थे वे नीचे बैठे, और जो वस्त्र लोगों के लिए मनाए गए थे वे उल्टे पहने गए। पर असली उल्टापन तब दिखाई दिया जब न्याय की बात आई। एक किसान अदालत में पेश हुआ। उसने आरोप लगाया कि उसके खेत का पानी पड़ोसी ने रोक रखा है। साधारण दिन में अकबर ऐसे मामलों में तुरंत फैसला दे देते, पर आज उन्होंने कहा, हम उल्टा करेंगे। अकबर ने किसान से कहा कि वह पहले विपक्ष के विद्वानों का पक्ष ले और उनके तर्कों का समर्थन करे, और पड़ोसी से कहा गया कि वह अपना पक्ष छुपा कर रखे और कुलदोषी बनकर चुप रहे। सुनने वालों को यह जांच अजीब लगी। किसान के पास एक छोटी सी दीवार थी,
उस पर खरोंचें और उसके परिवार की यादें थीं। आज उसके बारे में ऐसे सुनना मानो उसकी पूरी जिंदगी उल्टी सुनाई जा रही थी। लोग गहराई से सोचने लगे, क्या सच में कोई अपनी बात उल्टी सुनकर समझ सकता है? उसी समय महल के पास एक और घटना हुई। बाजार में एक बुजुर्ग दुकानदार आए और शोर शराबा हुआ कि किसी ने उसकी कुछ चीजें चुरा लीं। अकबर ने उल्टा हुक्म लागू किया। उन लोगों को जो चोरी के आरोप में फंसे थे, आज सार्वजनिक मानसभा में ईमानदारी का इनाम दिया गया और जो लोग उनकी मदद कर रहे थे, उन्हें संदेह के घेरे में रखा गया। भीड़ एकदम चौंक गई। पर अकबर के इशारे पर बीरबल ने कहा, सरकार, जब आप सजा उलट कर देंगे तो लोग खुद अपने अंदर झांकेंगे। कई बार हीन भाव वही करते हैं जो अपने डर से करते हैं, और वही लोग कुछ ऐसे छुपाते हैं जो मदद का रूप लेते हैं। बीरबल ने देखा कि कई लोग अपने अच्छे कर्मों का ढोंग कर रहे थे और कुछ वे लोग थे जो सही मायनों में मदद कर रहे थे, पर उनकी मदद छुपी हुई थी। उल्टा हुक्म एक तरह से लोगों के चेहरे का आईना बना। पर यह सब करने से कुछ और भी घटित हुआ। लोगों में भ्रम बढ़ने लगा। क्या आज जो सच था वह कल भी सच होगा? क्या न्याय उल्टा होने पर भी न्याय ही रहेगा? लोगों ने बीरबल के पास आकर कहा कि अकबर का यह हुक्म उन्हें असमंजस में डाल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, उल्टा तभी उल्टा होगा जब तुम अपने दिल के साथ उल्टा रहोगे, पर अगर तुम्हारे विचार सीधे हैं तो उल्टा भी कुछ सीधा ही बताएगा। कुछ ही समय बाद महल में एक नौकर से बहस हुई। नौकर पर आरोप था कि उसने किसी रस्सी से एक सामान गिराया था। पर जब उल्टा जुड़ा तो वही नौकर जिसे हर दिन नीचा समझा जाता, आज ऊंचा ठहराया गया और सम्मानित मान लिया गया। यह देखकर कुछ दरबारी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि यह न्याय नहीं। पर अकबर ने शांत स्वर में कहा, देखो, अगर हम हमेशा वही लोग ऊंचे रखें जिनके पास पद है, तो बहुत से अच्छे लोग अनदेखे रह जाएंगे। आज मैं उन पर नजर डालकर यह जानना चाहता हूं कि कौन अपने दिल से काम करता है। बीरबल ने भी यही मौका लिया कि वह दरबारियों को एक किस्सा सुनाए। उसने बताया कि एक बार एक आदमी ने अपने पड़ोसी की मदद छुप कर की और नाम नहीं रखा। उस आदमी को बाद में बड़ा सम्मान मिला, ना कि उसकी वजह से, बल्कि इसलिए कि उसके काम का असर बड़ा निकला। बीरबल का उद्देश्य यह दिखाना था कि कई बार अच्छा काम करने वाले अपने आप को सामने नहीं लाते, पर उनकी अच्छाई का असर बहुत गहरा होता है। अकबर ने सुनकर सहमति जताई और कहा, ठीक है, हम आज कुछ अलग कर रहे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम बेतहाशा उल्टा कर दें। उल्टा हुक्म जारी रहा और महल के अंदर बाटक में कई लोग उलझन में पड़ गए। किसी ने कहा कि यह हुक्म केवल भ्रम फैलाने के लिए है, पर बीरबल ने समझाया कि अकबर ने शायद समाज की सतह हटाकर तल तक देखना चाहा है। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया, महल के आसपास के लोग इस उल्टे नियम का दुरुपयोग करने लगे। कुछ लोग जिन्होंने अपने पद का लाभ उठाकर दूसरों को नीचा दिखाया था, आज उन्होंने दूसरे रूप में वही लाभ पाने की कोशिश की। वह नकाब बदलकर सामने आ गए। यह देखकर बादशाह को असंतोष हुआ। उसने बीरबल को पुकारा और पूछा, बीरबल, मैंने जो किया, क्या यह सही था? क्या उल्टा नीति से समाज का भला होगा या यह उलझन ही बढ़ाएगा? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, सरकार, उल्टा हुक्म एक दर्पण है, पर दर्पण पर ध्यान रखना ही हमें असली कारण तक पहुंचाता है। दर्पण किसी का चेहरा नहीं बदलता, वह केवल दिखाता है कि वह क्या है। अगर तुम दर्पण तोड़ दोगे तो असल चेहरा फिर भी वैसा ही रहेगा। अकबर ने थोड़ी देर शांत होकर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तो अब हम इसे किसी अच्छे अंत की ओर मोड़ेंगे। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि अब उसे कदम आगे बढ़ाना है, आखिरी मोड़ जिससे उल्टा हुक्म समाज के लिए सीख बन जाए।
बीरबल ने उन लोगों की एक सभा बुलाई जो उल्टा हुक्म से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। दरबार के मुखिया, बाजार के व्यापारी, खेतों के प्रमुख और कुछ नौकर। उसने सरल भाषा में कहा, हमने आज जो उल्टा देखा है वह दिखाता है कि सच और झूठ के बीच एक पतली रेखा है, पर असली काम यह है कि हम कैसे उस रेखा को सीधा करें। सभी ने ध्यान से सुना। बीरबल ने एक प्रयोग प्रस्तावित किया, एक जरा सा सरल सा काम जिसका असर बड़ा था। उसने कहा कि सब लोग आज शाम को एक एक गरीब का घर जाकर उसकी मदद करें, पर उसे यह बताने की मनाही है कि वह कौन है और क्यों आया। सिर्फ मदद बिना दिखावे के होनी चाहिए। सबने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि उल्टा हुक्म ने हमें दिखाया कि लोग दिखावे में कितने डूबे हैं। अगर हम बिना दिखावे के भी मदद करना चुनें तो हमें पता चलेगा कि असली दया कहाँ है। निकले और उन्होंने बिना बताए ही जरूरतमंदों की मदद की। कुछ ने अनजाने में अपने पुराने दुश्मनों की सहायता की और वह दुश्मन चकित रह गए, पर उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। बच्चों ने पुराने खेलों के खिलौने किसी अनाथालय में छुपाकर रख दिए। व्यापारी ने कुछ अनाज बिना बिल के निरीहों को दे दिया। कुछ दरबारियों ने रात के खाने के लिए अपने खास खाने को गरीबों को दे दिया। सबने अपनी मदद छुपाकर की। कोई तालियां बजाने वाला नहीं था, कोई पोस्टर लगाने वाला नहीं। बस मदद मिली और लोग चुपचाप लौट आए। अगली सुबह जब अकबर ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान चमकी। उसने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारा यह सीधा सुझाव बड़ा असरदार निकला। उल्टा हुक्म ने जहां भ्रम पैदा किया, वहीं तुम्हारे इस सरल कदम ने सीधी राह दिखा दी। बीरबल ने शालीन स्वर में कहा, सरकार, उल्टा दिखाया तो हमने, पर सीधा हल वह है जो मन से आए। अकबर ने ठहाका लगाया और दरबार में सबको बुलाकर कहा कि आज से जो भी निर्णय लिया जाएगा वह न केवल नियमों पर टिका होगा बल्कि उस पर दया और समझ का सिला भी जोड़ा जाएगा। समाज में धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। लोग अब दिखावे की बजाय असली मदद को महत्व देने लगे। महल के कुछ कठोर नियम जो सिर्फ दिखावे के लिए बनाए जाते थे, उन्हें सुधारा गया। जिन लोगों ने आज तक दूसरों को नीचा दिखाकर अपना नाम ऊंचा रखा था, उन्हें भी समझ में आया कि असली प्रतिष्ठा वही है जो दूसरों के लिए कुछ कर दे। बाजार में व्यापारी अपने माल का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए आरक्षित रखने लगे। खेतों में बीज और पानी साझा करने का क्रम शुरू हुआ ताकि सूखे समय में कोई भूखा न रहे। यह बदलाव धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे राज्य में दिखाई देने लगा। कई दिनों के बाद एक वृद्ध बुजुर्ग दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, हमें क्या सचमुच बदलना चाहिए था? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने उल्टा किया और फिर सीधा हल निकाला। बुजुर्ग ने आंखें चमकाते हुए कहा, पर बीरबल का सीधा हल था वही जो हमें आज तक कहता आया, दया, सहयोग और समझ। सबने बैरियर हटाते हुए सहमति जताई। बीरबल ने भी कहा, कभी कभी उल्टा करना एक आंख खोलने जैसा होता है। हम सब रोज जो करते हैं उसके पीछे के इरादों को देखकर ही हमें अपनी राह चुननी चाहिए। समय के साथ अकबर का उल्टा हुक्म केवल एक स्मरण बनकर रह गया, एक कथा जो लोग आगे आने वाली पीढ़ियों को सुनाते कि कैसे कभी कभी उल्टा देखने से असली बात सामने आती है और कैसे सीधा हल वही है जो सरल, सच्चा और इंसानियत से भरा हो। बीरबल की चालाकी ने न केवल अकबर के हुक्म का सही मतलब निकाला बल्कि एक आम इंसान के दिल में भी सीधा रास्ता दिखाया। और जैसे ही हवाएं महल के चौबारे में बहतीं, लोग यह सोचते कि कानून और नियम जरूरी हैं, पर उनके साथ जो सबसे बड़ी चीज होना चाहिए वह है इंसानियत, और वह इंसानियत कभी भी उल्टी नहीं होती, बस कभी कभी उसे पहचानने के लिए हमें उल्टा दिखना ही पड़ता है। दिन बीतते गए और अकबर की गाथा में यह अध्याय भी जुड़ गया। एक दिन जब उसने उल्टा हुक्म दिया और बीरबल ने उसे सीधा हल में बदल दिया। लोग आज भी उस दिन की कहानियां सुनाते हैं,
बच्चे हंसकर बताते हैं और बूढ़े समझाकर कहते हैं कि असली बुद्धि वह है जो उल्टा देखने पर भी सीधा समझ दे। बीरबल बस मुस्कुराता रहता और कहता, सरलता में ही गूढ़ता है और गूढ़ता में ही सादगी। अकबर भी मान गया कि कभी कभी उल्टा करने से हम सीधी राह पर पहुंच जाते हैं, बस जरूरी है कि दिल सीधा रहे और विचार साफ हों। और इस तरह अकबर का उल्टा हुक्म एक सीधा सबक बनकर रह गया, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखते हैं कि न्याय, दया और समझ का मेल ही किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा नियम होना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की कि कहानी लंबी और विस्तृत हो, यह संस्करण काफी विस्तृत है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और बढ़ाकर 5000 शब्दों के बिल्कुल करीब ले आ सकती हूँ और नए दृश्य व संवाद जोड़ दूंगा। बीरबल के जूते से मिला न्याय। अकबर का दरबार सदैव की तरह व्यस्त और रंगीन था। उस दिन भी राजदरबार में लोग अपने अपने मसले लेकर आए हुए थे। किसी किसान का पानी का झगड़ा, किसी व्यापारी का माल का विवाद, किसी माली का पेड़ कटाने का मामला। पर जब महल के वरिष्ठ खजांची ने दरबार की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा कि कल रात्रि में महल के एक छोटे से कोठे से कुछ कीमती चीजें गायब हो गई हैं, तब सबकी निगाहें एक ही ओर टिक गईं। उस कोठे में दरबार के कुछ छोटे छोटे उपहारों और कुछ जरूरी दस्तावेजों को रखा गया था। चोरी का समाचार सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। किसने चोरी की? कौन दोषी है? अकबर को खींच थी, पर वह समझना चाहता था कि किस तरह की सजा दी जाए या पहले सच सामने आना चाहिए। उसने सबसे पहले अपने भरोसेमंद बीरबल को बुलाया। बीरबल ने महज एक झलक में चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, सरकार, हर चोरी का हल सस्ते दंड में नहीं और न ही जल्दबाजी में छुपा होना चाहिए। पहले सच जानना उतना ही जरूरी है जितना कि सजा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, जो कुछ भी होना चाहिए हो, पर बेवजह किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं होना चाहिए। ढूंढो और सत्य लाओ। बीरबल ने दरबार के नौकरों और सेवकों की सूचियां मंगवाईं। उस रात में कई लोग बारी बारी महल में रहे थे। रसोइया, चौकीदार, कुछ नौकर, एक दो झाड़ू पोंछा करने वाले और कुछ दरबारी जिनका काम देर से खींचने पर भी महल में रहना था। बीरबल ने चुपके से उन सबका देखभाल से हालचाल जाना। किसी के पास संदिग्ध धन नहीं था, किसी के कपड़ों पर कोई धब्बा नहीं था। पर बीरबल को लगा कि जब सच सामने आने वाला है तो किसी अन्य चाल की जरूरत है, वह चाल जिसकी जरूरत बुद्धि और थोड़ा सा नाटक भी था। बीरबल का मन एक विचार से चमक उठा। वह अकबर के पास गया और बोला, सरकार, मेरे पास एक तरीका है, जरा अजीब सा पर असरदार। अकबर ने पूछा, क्या कहा बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम न्याय को देखने के लिए जूतों का इस्तेमाल करेंगे। अकबर ने हंसते हुए पूछा, जूते? कैसे? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, सरकार, जूतों में इंसान की राह और उसका चरित्र दोनों झलकते हैं। और कुछ जिनिसें जिन्हें हम दीन नहीं समझते, वे लोग मानते हैं। अगर हम थोड़ी सी चाल चलें तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। अकबर ने उसे आजमाने की अनुमति दी। बीरबल ने कहा कि वह पहले खुद के जूतों की एक जोड़ी महल के दरबार में रखेगा। वह जूते पुराने थे, पर उन्हीं में एक बात थी जो किसी को नहीं मालूम थी। बीरबल ने रात को खामोशी से अपने जूतों की तली पर थोड़ा सा बारीक सा लाल रंग पड़ा। वह रंग सूक्ष्म था, दिखाई नहीं देता था, पर वह कपड़ों पर हल्की सी छाप छोड़ देता। बीरबल ने यह रंग इसलिए लगाया कि वह किसी भी वस्तु पर हाथ लगाते ही उस रंग का निशान छोड़ देता। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक चाल थी। रंग बहुत सूखा था और किसी भी तरह के कपड़े पर चुपके से अपनी उपस्थिति दर्ज कर देता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की कि वह जूते का न्याय करेगा। लोगों के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई पड़ा। बीरबल ने कहा, जो कोई भी कल रात महल में था, वह आज अपने जूते बाहर रख दे। जिन्होंने अपने जूते नहीं रखे होंगे, वे भी आकर हाथ धोकर मेरे सामने खड़े हों। हर कोई चुपचाप उसकी बात सुन रहा था।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि जूतों से क्या होगा, पर बीरबल की बातों में एक तरह का भरोसा था। लोगों ने आज्ञा मान ली। दरबार के नौकरों ने अपने जूतों से लेकर छोटे छोटे बूट तक सब एक स्थान पर रख दिए। बीरबल ने उन जूतों को सावधानी से देखा और धीरे धीरे तलों की जांच की। तलों के बीच जूते के पुराने निशान, कुछ अंदर की सूक्ष्म मिट्टी, पर वह लाल रंग सभी के जूतों पर नहीं था। बीरबल ने कहा, जो जूते मेरे पास हैं वह सबको दिखाते हैं कि किसने मेरे जूतों को छुआ। वह ज्यों ही बोला, सब चकित हो उठे। बीरबल ने आगे कहा, मगर असल चाल यह है कि जो कोई भी मेरे जूतों को चोरी कर ले गया होगा वह अपने हाथों से कुछ छिपा कर लाया होगा, और वह छिपा हुआ कुछ इन जूतों पर आ चुका होगा। लोगों ने आपस में देखा। भले ही यह सब तर्क थोड़ा अजीब लगा, पर बीरबल की आंखों में सच्चाई थी। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, अब मैं तुम लोगों से एक काम मांगूंगा। जो भी महल में कल रात मौजूद था वह मेरे जूतों पर खड़ी एक चादर लाए और उसे छूकर देखे। जो भी अपने हाथों में कुछ छिपाए बैठे हो उसके हाथों पर वह रंग की छाया दिखेगी। दरबार थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। कुछ लोगों ने मुंह पर हाथ रख लिया। कईयों के चेहरे पर चिंता का भाव उभर आया। कुछ ने सोचा कि यह सब अजीब खेल है, किंतु बीरबल जानता था कि कभी कभी भय और उम्मीद का मिश्रण ही सच निकाल देता है। एक एक करके लोग बीरबल के जूतों के पास आए और चादर ऊपर की ओर उठाई और उसे छूकर अपने हाथ साफ किए। जो लोग सच में निर्दोष थे उनके हाथों पर रंग का कोई आभास नहीं था। पर धीरे धीरे बीच में एक नौकर जिसका नाम था भोला आया। भोला का चेहरा सफेद था और हाथ कांप रहे थे। उसने अपने कपड़े से हाथ पोंछते हुए चादर छुई और फिर अचानक उसका चेहरा लाल सा हो गया। उसके हथेलियों पर हल्का सा लाल निशान उभर आया। भोला ने धड़ाम से झुककर कहा कि शायद वह कुछ गंदगी है। पर बीरबल की आंखों में कुछ और था। वह जानता था कि भोला सच बोल रहा है, पर उसकी हालत कुछ अलग थी। भोला ने डरते हुए कहा, साहब मेरी किस्मत ही खराब है। आई हैव नेवर डन सच अ थिंग। यूज हिंदी। साहब मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बीरबल ने भोला की आंखों में देखा और कहा, भोला तुम सच बोल रहे हो या झूठ? भोला की आवाज फिसलने लगी और वह बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। पर कल रात जब मैं दरबार की ओर गया मैंने कहीं कुछ चमक देखा, एक छोटा सा डब्बा। मेरे मन ने सोचा कि शायद यह फॉल्स है। मैंने उसे लिया और अपने कक्ष में छुपा दिया, पर फिर दिल ने खाक निकाली और मैं उसे वापस रखने आया ही था कि अचानक दरबार ने सबको उठा लिया। भोला के शब्द सुनते ही महल में हलचल मच गई। उसने सिर झुकाकर कहा कि उसने वस्तु छूकर रख ली थी, पर चोरी की नीयत नहीं थी। वह केवल जिज्ञासा के कारण लाया था और उसे वापस रख ही रहा था जब पकड़ा गया। अकबर ने ठंडे स्वर में पूछा, तुमने क्या किया? भोला ने आंसू भरकर कहा, साहब उसने मेरे पास ही एक छोटी सी पन्नी में कुछ रखा था। मैंने सोचा शायद कोई छूटा हुआ उपहार है। मैंने उसे अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। भीतरी कमरे की जांच की गई तो वहां वही छोटा सा डब्बा मिला, पर अंदर कोई कीमती नहीं, बस कुछ पुराने नोट और एक छोटी सी रेशमी फीता। महल में बैठे लोग पहले से निश्चिंत नजर आने लगे, पर बीरबल को पूरा यकीन नहीं था। उसने समझा कि भोला की नीयत गलत नहीं है, पर चोर कोई और भी हो सकता है जिसने भोला की जिज्ञासा का फायदा उठाया हो। उसने ध्यान से सभी के जूतों की तले फिर से देखी और बोला, रुकिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बीरबल ने कहा कि आज से महल की हर चीज की जांच बड़ी सावधानी से होगी, पर उसने साथ ही एक और जादुई कदम उठाया। वह मजाक और भय का मेल था। उसने घोषणा की कि वह जूते के खेल को एक दिन और बढ़ाएगा और हर कोई अब रात में अपने जूतों को महल के दरबार में ही रखेगा। इससे जो भी सच छुपा हुआ था वह दिन के प्रकाश में आ जाएगा। लोगों ने इस अजीब फैसले को माना।
रात आई और सभी जूते व्यवस्थित तरीके से रखे गए। बीरबल ने फिर से उस सूक्ष्म लाल रंग की तपीत की ताकि वह फिर कोई निशान छोड़ सके, पर इस बार उसने जो किया वह और भी सूक्ष्म था। उसने कुछ और भी किया जो केवल चोर के सामने ही उसे पहचानने में मदद करेगा। अगली सुबह जब दरबार खुला तो बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जो कोई भी कल रात चोरी करने आया होगा वह आज अपनी नीयत पर शर्म महसूस करेगा। सबने उसे अजीब नजर से देखा। तभी दरबार का एक नया नौकर, जिसका नाम रघुवीर था। बरकत का चेहरा सख्त था पर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर कल रात मुझे जरूरी काम पड़ गया था। उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। बीरबल ने तब महल के नौकरों से कहा कि वे बरकत के जूते उठाएं। जब बरकत के जूतों का निरीक्षण किया गया तो उनकी तल पर वही सूक्ष्म लाल रंग की परत मिली, वही जो बीरबल ने अपनी जोड़ी पर डाली थी। बरकत को देखते ही सबकी निगाहें उसके ऊपर आकर टिक गईं। बरकत के हाथ कांप उठे और उसके चेहरे पर शर्म थी। उसने स्वीकार किया कि वह कोठे में गया था, पर उसने चोरी से इनकार किया। उसने कहा कि उसने सिर्फ वहां रखा एक पैकेट देखा और उसे डर के मारे अपने पास रख लिया ताकि उसका दुश्मन पकड़ा जा सके। पर अब वह समझ गया था कि उसका निर्णय गलत था, पर वह चोर नहीं था। बीरबल ने तब कहा, अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर उस रात तुमने क्यों भागकर ऐसा किया? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया? बरकत ने सिर झुकाया और बताया कि हाँ, वहाँ उसने एक और व्यक्ति देखा था जो उसे बोलकर भागने के लिए उकसा गया। बरकत ने बताया कि उस व्यक्ति ने उसे बहलाया और जब बरकत पीछे मुड़ा तो वह व्यक्ति भाग गया। बरकत की बात सुनकर बीरबल ने सबको शांत रहने का आग्रह किया और कहा, हम सब मानव हैं और इंसान की भूलें होती हैं, पर सच्चाई वही है जो हम अपने हृदय से सुनते हैं। बीरबल ने फिर से सभी जूतों की जांच की और छोटी सी बातों को जोड़ते हुए एक तस्वीर बनी दी। उसने कहा कि चोरी का असली दोषी न तो भोला था और न ही बरकत, वह एक बाहरी व्यक्ति था जिसने महल के भरोसे को तोड़ा और अब सबको भ्रमित कर रहा है। उसने यह भी सबको बताया कि वह बाहरी व्यक्ति शायद किसी दरबारी की पोशाक पहनकर पकड़ा नहीं जा सके, इसलिए भाग निकला, पर उसे छोड़ने के लिए कोई वजह नहीं थी। अकबर ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई साक्ष्य है। बीरबल ने चुपके से कहा, हाँ सरकार, और वह साक्ष्य हमारे जूतों के पास ही पड़ा है। बीरबल ने जूतों के पास रखे एक सूखे पत्ते की ओर इशारा किया जिसे रघुवीर ने कल उठाया था। उस पत्ते पर एक हल्का सा मिट्टी का निशान था और उसी मिट्टी की खुशबू बरकत के पास रखे जूतों से भी मिली। यह छोटी सी बात ही पूरे रहस्य की कुंजी बन गई, क्योंकि वही मिट्टी महल के दक्षिणी दरवाजे के पास पाई जाती थी जहां पर रात के समय अक्सर एक कच्चा रास्ता होता था। बीरबल ने बताया कि वही बाहरी व्यक्ति उसी रास्ते से आया होगा और उसने बरकत को बहलाकर सब कुछ करवा दिया। अकबर ने तुरंत आदेश देकर दरवाजे पर पहरा बढ़वाया और वहां से कुछ परछाइयों का पीछा करवाया। थोड़ी ही दूर पर एक अनजान व्यक्ति मिला। उसके वस्त्र फटे पुराने थे और हाथ में वही छोटा सा पैकेट था जो बरकत ने देखा था। उसे पकड़कर जब्ता गया तो पता चला कि वह कोई चालबाज है जो दूसरे राज्यों से आकर छोटी छोटी चोरी कर महल में उपद्रव करता रहा है। उसने कबूल किया कि उसने जानबूझकर पैकेट वहां रखा था ताकि भीतर फंसाने का मौका मिले और वह भाग निकले। उसका मकसद महल की प्रतिष्ठा को अपराध बनवाकर दरबार में अफरातफरी मचाना था। अकबर ने उस चोर को सजा दी, न्याय की मर्यादा के अनुसार। पर उसने बरकत और भोला दोनों को भी समझाया कि किसी भी सूरत में किसी भी चीज को बिना देखे छिपाना और खुद की अनसुलझी हरकतों से बचना चाहिए। बरकत ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और भोला को भी क्षमा मिल गई।
बीरबल ने उस दिन फिर से साबित कर दिया कि न्याय हमेशा कठोर बंदिशों से नहीं आता। कभी कभी सूझबूझ, थोड़ी सी चाल और मानवीय दया ही सारे उलझे हुए धागों को सुलझा देती है। और वह सूक्ष्म लाल निशान जो बीरबल के जूतों से निकला था, वह सच का एक छोटा सा साक्ष्य था जिसने न जाने कितने लोगों को बेकसूर होने से बचा लिया। कहानी का संदेश यह रहा कि अशुद्ध सोच और जल्दबाजी अक्सर निर्दोषों को दोषी बना देती है। बीरबल ने जूतों का प्रयोग उस दिन सिर्फ एक युक्ति के रूप में नहीं किया, बल्कि लोगों को यह भी दिखाया कि छोटे छोटे संकेत और ध्यान किस तरह से बड़े मामलों को हल कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने आज भी साबित कर दिया कि बुद्धि और दया मिलकर सबसे बड़ा न्याय है। बीरबल ने नर्मसी मुस्कान के साथ कहा, सरकार, न्याय जूते की तरह नहीं कि हम पहनकर भाग जाएं, यह तो हमें सीधा चलना सिखाता है। और इस तरह महल में फिर शांति लौट आई। जूतों की वह सूक्ष्म लाल छाया, जो शुरुआत में केवल एक चाल सी लगी थी, आखिरकार सत्य का एक छोटा सा प्रकाश बनकर उभरी। लोगों ने जाना कि कभी कभी सच पाने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं, बस ध्यान और समझ की बसावट चाहिए। बीरबल के जूते, वो साधारण सी जोड़ी, उन दिनों बाद भी महल के एक कोने में सजी रही, पर लोगों की आंखों में अब कुछ और चमक थी। विश्वास की बुद्धि और दया से ही सच्चा न्याय मिलता है। अकबर ने एक सुबह अपना शीशा देखा और अचानक उसे ऐसा लगा मानो उसका चेहरा वही था पर उसका मन बदल गया है। दरबार में हंसी-मजाक, तीखे जवाब और चतुराई की बातें रोज सुनी जाती थीं, पर अब वह खुद को कुछ सुस्त और धीमा महसूस करने लगा। बीरबल के चुटकुले पर पहले वह खुद जोर जोर से हंसता था और तुरंत कोई न कोई जवाब दे देता था, पर आजकल उसे लगता कि जवाब देर से सोचा जाता है और वह उतना तेज नहीं रह गया। यह विचार उसे चुभने लगा। उसने सोचा कि अगर राजा भी अपनी पकड़ खो दें तो दरबार की चतुराई किस राह जाएगी। अगर वह अपनी हाजिर जवाबी वापस पा ले तो दरबार फिर वही तीखापन पाएगा जो पहले था। उसने निश्चय किया कि वह हाजिर जवाबी की खोज करेगा, न किसी एक व्यक्ति को ढूंढकर, न किसी किताब से, बल्कि अपनी ही सोच और व्यवहार से। सुबह सवेरे अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने आते ही काला पीला चश्मा घुमाकर सिर झुकाते हुए कहा, क्या नवाब, आज दरबार में नया खेल होगा? अकबर ने बिना किसी इंतजार के कहा, बीरबल, तुम हमेशा तेज और चतुर जवाब देते हो, पर आज मैं देखना चाहता हूं कि हाजिर जवाबी क्या चीज है। क्या वह केवल तेज जवाब है या उससे अधिक? मैं अपनी हाजिर जवाबी की खोज पर निकल रहा हूं। तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वह 20 साल की उम्र से अकबर की चतुराई का साथी था। उसे पता था कि अकबर की खोज सिर्फ जवाबों की नहीं है, बल्कि सोच की भी होगी। उसने कहा, जहां पनाह, हाजिर जवाबी केवल जुबान की निपुणता नहीं होती, यह दिल और दिमाग का मेल है। मैं तैयार हूं, पर आप बताइए कि कैसे शुरू करना चाहते हैं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सरलता से। मैं आज अपने आप को और अपने दरबार को परखना चाहता हूं। चलो हम छोटे छोटे प्रयोग करें, ऐसे प्रश्न, परिस्थितियां और परख जिनसे पता चल सके कि हाजिर जवाबी कहाँ है। बीच में शहंशाह के मन में एक विचार आया, क्यों न वे कुछ समय के लिए आम लोगों के बीच जाएं, अर्धपरिवर्णन में, और देखें कि लोग किस तरह से प्रतिक्रियाएं देते हैं। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उसने कहा, बीरबल, हम दोनों सादे कपड़े पहनकर शहर में चलेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम चतुराई के केवल उत्तर ही न दिखाओ, बल्कि मुझे ऐसे तमाम तरीके दिखाओ जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की चपलता और बुद्धिमत्ता पा सके। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह जैसा चाहें। अकबर ने कुछ दिनों की छुट्टी ली और बिना किसी भी शाही चिन्ह के सलीके से निकल पड़ा। भीड़ में वह एक साधारण ज़नानी का आदमी बनकर चला और बीरबल ने कहा कि वह उसका साथी होगा, लेकिन चुपचाप।
पहले वे एक बाजार में पहुंचे जहां सब तरह की चीजें बिकती थीं, सब्जियां, मसाले, कपड़े और छोटे छोटे खिलौने। अकबर ने देखा कि कुछ विक्रेता बड़े हवाले से बड़े दामों की बातें कर रहे थे, तो कुछ सरल और विनम्रता से। एक जगह एक बूढ़ा आदमी अपने घर की चीजें बेच रहा था और उसके पास एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसे भूख लग गई थी। अकबर ने बिना कुछ कहे पास जाकर दिहाड़ी दी और उसने देखा कि बूढ़ा आदमी तुरंत व्यवहार बदलकर बच्चे को खाना दे रहा है और फिर से मुस्कुराने लगा। बीरबल ने धीरे से कहा, देखा जहांपनाह, कभी कभी हाजिर जवाबी का मतलब यह होता है कि मुश्किल समय में भी शांत रहकर सही निर्णय ले सको। बूढ़े का तुरंत खाना देना और फिर सौदा संभालना, वह भी चतुर था। अकबर ने सोचा कि हाजिर जवाबी केवल शब्दों की नहीं, कर्मों की भी होती है। फिर वे एक चौक पर पहुंचे जहां दो बालक झगड़ रहे थे। एक ने दूसरे की टोपी छीन ली थी और दूसरा चिल्ला रहा था। अकबर ने जाने अनजाने बीच बचाव की कोशिश की और कहा, भाइयों, टोपी कौन सी देनी चाहिए? बच्चे ने कहा, जिसने पहले देखा उसने। अकबर ने चुटीला सा जवाब दिया, तो अगली बार देखने वालों को चोर मत बनने देना। बच्चे हंस पड़े और झगड़ा खत्म हुआ। बीरबल ने कान में कहा, बातें छोटी लगती हैं पर सही समय पर दिया गया हास्य भी बड़ी बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। अकबर ने महसूस किया कि एक हल्का, सटीक जवाब कितनी जल्दी माहौल बदल सकता है। उसके बाद अकबर ने एक गरीब महिला का घर देखा जहां दो पड़ोसी लड़ रही थीं कि किसने किस फसल में पानी का नुकसान किया। अकबर ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, अगर दोनों मिलकर पानी बांट लें और एक दूसरे को प्यासे खेतों के बजाय साथ लेकर चलें तो दोनों की फसल अच्छी होगी। दोनों ने उसकी बात सुनी और विचार करके सहमति दे दी। बीरबल ने फिर समझाया, यह आपकी हाजिर जवाबी है, जहां पनाह, समस्या को पहचानकर सरल और व्यावहारिक समाधान देना। तेज जवाब जरूरी है पर उपयोगी जवाब उससे भी ज्यादा। अकबर ने मन ही मन सोचा कि शायद उसकी खोई हुई चपलता बस सही संदर्भ में उत्तर देने की क्षमता थी। शाम को वे एक तालाब के किनारे बैठे जहां कुछ बूढ़े कवि गाने सुनाते थे और भीड़ दर्शक थी। एक कवि ने अकबर से पूछा, वह भी अनजाने में, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है? अकबर ने कुछ पल सोचा और कहा, मेरी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि मैं गलती मानकर सुधार कर लेता हूँ। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। बीरबल ने बाद में कहा, अकबर, तुम्हारा जवाब विनम्रता की हाजिर जवाबी थी। व्यक्ति जो आत्मस्वीकारी है वही सही वक्त पर सबसे चतुर जवाब दे सकता है। अकबर की आत्मा को ठंडक मिली। वह समझने लगा कि हाजिर जवाबी का एक बड़ा हिस्सा आत्म ईमानदारी और समय पर आत्म प्रतिबिंब है। अगले दिन उन्होंने एक छोटा प्रयोग करने का निश्चय किया। बीरबल ने कुछ लोगों को चुना, कुछ शहरी नागरिक, कुछ दुकानदार, कुछ सैनिक और कुछ बच्चों को भी बुलाया। अकबर ने कहा कि वे बाजार में एक छोटी दुकान खोलेंगे और जो भी ग्राहक आएगा उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा, छोटा सा और परखने वाला, और जो भी सबसे अच्छा, सटीक और अप्रत्याशित उत्तर देगा वही हाजिर जवाबी का असली अर्थ समझेगा। पर अकबर ने चुपके से अपनी शाही आंखें झुपकाई ताकि लोग पहचान न पाएं। पहले ग्राहक एक मसाले वाला आया जिसने अपने दामों में कमी की मांग की। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुमसे दाम कम कर दूं तो तुम क्या दोगे? मसाले वाले ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे पास एक विचित्र मसाला है जो किसी भी खाना को घर जैसा बना दे। मैं उसे आपको मुफ्त देता हूं अगर आप दाम कम कर दें। अकबर ने कहा, और वह कौन सा मसाला है? मसाले वाले ने कहा, वो मुस्कान। भीड़ खिलखिला उठी। बीरबल ने कहा, देखा जहांपनाह, कभी सहज सरलता और सचमुच की चतुर बात आपकी जीत करवा देती है। एक जवान सैनिक आया जिसने तीखे सवाल पूछे, अगर युद्ध में राजा आपके वफादार और बुद्धिमान मित्र के बीच में होता और आपके पास केवल एक सलाह देने का समय होता तो क्या कहते? अकबर ने बिना देर किए कहा,
मैं कहता कि सोच कर बोलो, क्योंकि एक तत्काल निर्णय के बिना सही प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। सैनिक ने सर हिलाया और बोला, वही वह जवाब है जो किस्मत बदल देता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ पनाह। हाजिर जवाबी का एक और पहलू सोच समझकर बोलना भी है, त्वरित हो पर विवेकपूर्ण। फिर एक छोटी लड़की आई, उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसने पूछा, राजा जी, सच क्या है? अकबर ने दिल से महसूस किया कि यह सबसे कठिन सवाल है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर साधारण शब्दों में बोला, सच वही है जो दिल से सही लगे और दूसरों को चोट न पहुंचाए। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, तो अगर आप झूठ बोलकर किसी को हंसा दे तो? अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर वह मजाक है, पर अगर किसी का दिल दुखता है तो मजाक भी झूठ नहीं बचाएगा। लड़की ने संतोष से सिर हिलाया और चली गई। बीरबल ने कहा, यह आपकी हाजिर जवाबी, सजगता और नैतिक समझ का मेल। अकबर ने महसूस किया कि बुद्धिमत्ता केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भावना और नैतिकता का संतुलन है। समय के साथ अकबर ने और बीरबल ने कई ऐसे छोटे छोटे प्रयोग किए जहां जवाब सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि करुणा, नम्रता, सहजता और व्यावहारिक समझ की भी परख करेंगे। एक बार एक व्यापारी अकबर पर क्रोधित हुआ क्योंकि उसने उसे गलत मापा था। असल में तो नापने वाला रिसीवर की तरफ से कुछ छोटा निकल गया था। अकबर ने व्यापारी को बिठाया और खुद माप ठीक कर दी। फिर हंसकर कहा, कमजोर निकले तो माप ठीक करो, नहीं तो बुरे शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता। व्यापारी को उसकी बातों पर पछतावा हुआ और उसने माफी मांगी। बीरबल ने कहा, जब राजा अपने हाथ से गलतियां सही कर लेता है तो वही असली हाजिर जवाबी है। दिन प्रतिदिन यह खोज और गहरी होती गई। अकबर ने महसूस किया कि हाजिर जवाबी केवल चुटकुला या कटु उत्तर नहीं है, यह किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त और लाभप्रद प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। उसे यह भी समझ में आया कि विचारों की तीव्रता और सादगी में बड़ा फर्क होता है। तेज और हठधर्मी उत्तर बहुत बार मन में उबाल ला देते हैं, पर सटीक, निपुण और सहानुभूतिपूर्ण उत्तर समस्या का हल करते हैं और लोगों के दिल जीत लेते हैं। कई सप्ताहों के बाद अकबर और बीरबल वापस अपने महल आए। दरबार में सभी ने देखा कि अकबर में कुछ बदलाव आया है। उसकी आंखों में नई गहराई थी, उसकी बातें बारीक सूझबूझ के साथ आती थीं। अकबर ने घोषणा की कि वह अब हाजिर जवाबी की एक प्रतियोगिता रखेगा, पर इस बार शर्त अलग होगी। केवल वे ही विजयी होंगे जिनका जवाब लोगों के लिए लाभदायक, उदार और सटीक होगा। बीरबल ने भीतर ही भीतर मुस्कुराकर सहमति दी। दरबारियों ने उत्साह से भाग लेना शुरू किया। कुछ लोग पुराने ढर्रे के कटु प्रश्नों और तेजतर्रार जवाबों की तैयारी करके आए, पर अकबर ने धैर्यपूर्वक सबका उत्तर सुना और फिर सरलता से कह दिया कि असली चतुर वही है जो किसी के लिए अच्छा करे। एक दरबारी ने कहा, अगर किसी ने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई तो मैं क्या करूं? वह गुस्से में था और तेज जवाब देने की सोच रहा था। अकबर ने पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उसे शर्मिंदा करना या अपना सम्मान बनाए रखना? दरबारी ने कहा, सम्मान बनाए रखना। अकबर ने कहा, तो शांत रहो, जवाब तभी देना जब बात से सम्मान बनता हो। गुस्सा केवल अस्थायी होता है। दरबारी ने संकोच से कहा, यह तो उम्र भर की बात है। बीरबल ने बाद में कह दिया, जहांपनाह, तुम्हारे निर्णय में संयम ही तुम्हारी हाजिर जवाबी है। अकबर ने आनंद लिया कि वह अब सवालों के जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि हृदय से भी दे रहा था। एक दिन एक कवि आया जिसने शेर कहा कि राजा को अपनी चपलता दिखानी चाहिए। अकबर ने कहा, चपलता दिखाने से ज्यादा जरूरी है कि चपलता उपयोगी हो। कवि को यह बात नहीं लगी। अकबर ने उदाहरण दिया कि अगर एक डॉक्टर तेज तरीके से बोलकर मरीज का मनोरंजन करे पर असल में इलाज न करे तो क्या फायदा? लोग जंगली बुद्धि से अधिक व्यवहारिक बुद्धि चाहते हैं। इस बात ने दरबार में सोच पैदा कर दी और लोग समझने लगे कि हाजिर जवाबी का अर्थ समाज को कुछ देना भी है, केवल व्यंग्य नहीं।
अंततः अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर एक बड़ा परीक्षण रखा। उसने सभी को बुलाया और कहा कि जो कोई भी अपने प्रश्न का उत्तर सिर्फ मजाक या कटाक्ष में नहीं देगा बल्कि किसी की मदद कर सके, वही विजयी होगा। कई लोगों ने भाग लिया, कुछ ने धन का वादा किया, कुछ ने शिक्षा का, कुछ ने समय और ध्यान का। एक मध्यमवर्गीय महिला आई जिसने कहा कि उसकी बेटी की पढ़ाई बाकी है, पर दहेज के कारण परेशानी हो रही है और परिवार के पास साधन नहीं है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य की एक निधि निकाली जाए और लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया जाए। भीड़ में तालियां बजी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह तो हाजिर जवाबी की पराकाष्ठा है। जिस समय पर उत्तर दिया वह किसी की जिंदगी बदल दे। अकबर ने महसूस किया कि यही असली जीत थी। जवाब जितना तेज और चतुर होगा, पर यदि वह किसी के काम का न हो तो उसकी कीमत कम है। ज्ञान की इस खोज ने अकबर को और भी सीख दी। उसने देखा कि कभी कभी बुद्धिमत्ता को छुपाकर रखना भी फायदेमंद होता है। हर सवाल का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं। कई बार सुनना, समझना और फिर बोलना, यही हाजिर जवाबी का सार है। उसने लोगों से पूछा कि क्या वे मेरी नई परख से सहमत हैं। लोगों ने सकारात्मक जवाब दिया, क्योंकि अब दरबार में बातें कम कठोर और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गई थीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने यह खोज केवल अपनी चपलता के लिए नहीं की बल्कि सामूहिक बुद्धिमत्ता और मृदुता को बढ़ाने के लिए की। यही आपकी महानता है। समाप्त होते होते अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, मेरी हाजिर जवाबी की खोज ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया। बुद्धि का लक्ष्य केवल दिखावा नहीं बल्कि समाज और लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि सही जवाब वही है जो समय, स्थान और भावनाओं के अनुसार उचित हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी सीख ही आपकी असली हाजिर जवाबी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और अब से मैं हर दिन उस हाजिर जवाबी को अभ्यास में लाऊंगा, न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी। इस तरह अकबर की हाजिर जवाबी की खोज ने न केवल उसके भीतर की चपलता को वापस कर दिया बल्कि दरबार और राज्य में भी एक नई सोच और सहानुभूति का संचार कर दिया। लोगों ने देखा कि राजा की बुद्धिमत्ता अब सिर्फ कटुता नहीं बल्कि नीति, दया और व्यावहारिकता से जुड़ी है। बीरबल ने अंत में कहा, यदि हाजिर जवाबी को हम सिखाना चाहें तो उसे केवल भाषा की किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों और दिल की समझ में पढ़ना होगा। और अकबर ने फिर कहा, हाजिर जवाबी की खोज कभी खत्म नहीं होती, यह एक सफर है जिसे हम रोज चलते रहना चाहिए। इस कथा का संदेश यही था कि तेजतर्रार जवाब देने की कला महत्वपूर्ण है, पर उससे भी जरूरी है सही समय पर सही बात कहना, लोगों को सम्मान देना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। हाजिर जवाबी का असली अर्थ तब समझ आता है जब वह हास्य, दया, बुद्धि और निर्णय के संगम से बनती है।